Coming on to question number 15. Question number 15 says a contract with B for a fixed price to construct a house. करने दो. For construct a house for B within a stipulated time, B would supply the necessary material to be used in construction. C guarantees A's performance. चलो जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. A contracts with B, तो A हो गया हमारे प्रिंसिपल डेटर हु इज इंटरेस्टेड विद अ जॉब. बी कौन है? क्रेडिटर. घर किसके लिए बन रहा है? बी के लिए बन रहा है, क्रेडिटर के लिए. सी इज हु? द गारंटर, राइट. और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, ऐसा भी केस किया था हमने. बी वुड सप्लाई, यानी द क्रेडिटर वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. सी guarantees is performance of the contract. B does not supply the material as per the agreement. Is C discharged? Is the guarantor discharged? बहुत सिंपल. सेक्शन 134 एप्लीकेबिलिटी. याद है यूनिवर्सिटी वाला केस? नहीं याद है तो अभी याद दिलाता हूं. ये बोर्ड तो नहीं है, कुछ रब हो जाएगा. ठीक है, कहाँ गया मेरा 134? हाँ ये रहा 134. संचित यूनिवर्सिटी सर, याद आया? ठीक है, तो मेरे प्यारे गजनियों आगे बढ़ते हैं इसमें. ठीक है, तो सेम प्रेमाइस पे हमारा ये 134 वाला कॉन्ट्रैक्ट है. तो सेक्शन 134 के हिसाब से क्या हो जाएगा? सो इफ बाय एन एक्ट और ओमिशन, यहाँ क्या हुआ? ओमिशन हो गया. इसके द्वारा हु डिड द ओमिशन? यू नोटिस B, he is the creditor in our case, has done the omission which led to discharge of. बोल दो भाई क्या? डिस्चार्ज ऑफ. अब बोलोगे गारंटर पाप लगेगा, राइट. पहले श्योरिटी डिस्चार्ज होगा. ड्यू टू श्योरिटी द गारंटर ऑल्सो गेट्स डिस्चार्ज. राइट, डिस्चार्ज. डन. कभी भी ऐसा मत लिखो द गारंटर इज डिस्चार्ज. गारंटर एंड श्योरिटी आर लिंक्ड. मैंने सेक्शन 128 की भी बात की थी, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी, तो दोनों जुड़े हुए हैं. इफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज देन द गारंटर इज डिस्चार्ज. आई बात समझ? बहुत ही सिंपल. एप्लीकेबिलिटी ऑफ 134 में तीन बातें हैं. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर विच डिस्चार्जेस द प्रिंसिपल डेटर, गारंटर इज ऑल्सो डिस्चार्ज. फिर दूसरी बात क्या है? एक्ट की बात हो गई, राइट. अगर कोई एक्ट किया, राइट, जिसकी वजह से ड्यू टू सच एक्ट इफ द प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज द गारंटर इज आल्सो डिस्चार्ज. लास्ट है ओमिशन. अगर कुछ ओमिशन कर दिया है विच इज इन दिस गिवन केस बाय द क्रेडिटर which was a part of his duty under the contract leading to the discharge of the principal debtor, the guarantor is also discharged. चलिए आगे बढ़ते हैं. What are the rights of surety against the principal debtor and as against co-sureties, right? What are the rights of surety against principal debtor and against co-sureties? ये लंबा लिस्ट लगेगा. ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं. तो यहाँ हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे अपना स्केल से लाइन. सो ये आ गए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 16, राइट. रेफरेंस टू लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राइट. यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा कर देते हैं इसको. राइट्स ऑफ श्योरिटी. तो राइट्स ऑफ श्योरिटी एज अगेंस्ट, पहला लिस्ट बना लेते हैं. एज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट. राइट ऑफ श्योरिटी एज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर. तो दो इंपॉर्टेंट राइट है, वैसे छोटे छोटे राइट्स है बट दे आर नॉट बैक्ड बाय अ सेक्शन. तो मेन दो इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में पहले बात कर लेता हूं. सो फर्स्ट इज
सेक्शन 140, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं सब्रोगेशन, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ सब्रोगेशन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। राइट ऑफ सब्रोगेशन एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मानो मिस्टर चिराग है वन पार्टी, मिस्टर दलबीर है अनदर पार्टी, राइट। सो मिस्टर चिराग इज देयर, मिस्टर दलबीर इज देयर, और कौन आएगा भाई? सर आएंगे, ठीक है। तो मिस्टर सर इज द थर्ड पार्टी। So if you notice third party yani कौन? Guarantor obviously. So if you notice how does the right of subrogation work? Let us say over here Mr. Chirag took a loan, ठीक है, कितने का भाई? ₹20,000 का एक लोन ले लिया। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस्टर चिराग बन गए प्रिंसिपल डेटर, दलवीर जी बन गए कौन? क्रेडिटर, और मैं तो हूं ही हूं बगरा गारंटर, राइट। 20,000 मिस्टर चिराग ने क्या बोला? एक गारंटर चाहिए एंड बियॉन्ड दैट ही वांट सर्टेन सिक्योरिटीज, राइट। तो सिक्योरिटी के नाम पे क्या दे दिया था? फर्नीचर, याद करो। सो फर्नीचर वर्थ ₹10,000 is given by Mr. Chirag to Mr. Dalbir in the form of security. In the form of security it is given, right? Now the problem over here is, ये थोड़ा याद कर लो एक बार। सिमिलर बहुत सिमिलर केस किया था हमने। मिस्टर चिराग इज अनेबल टू पे, ही डज नॉट पे, कलर चेंज कर देते हैं, does not pay, right? So if Mr. Chirag does not pay, then he'll obviously Mr. Dalbir will ask sir to pay. Sir makes the payment, right? So later on, obviously Mr. Dalbir is completely, his job is done, right? He was the creditor, entire amount is settled. So Mr. Dalbir moves out. Now Mr. Sir becomes the creditor. तो Sir enters into the shoes, इसको बोलते हैं हम लोग subrogation. Sir enters into the shoes of the creditor and now Sir becomes the new creditor. तो गारंटर का रोल मिला, खत्म हो गया। अरे यार ये हाइलाइटर कहाँ से आ गया? हाँ, गारंटर का रोल खत्म हो गया and Sir becomes the new creditor, right? Stepping into the shoes. तो सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी? अभी सर के पास, right? So this is termed as the doctrine of subrogation on section 140 क्या बोलता है एक बार लिख लेते हैं यहाँ। section 140, right? On discharging the liability of the principal debtor, right? So whose liability it was? Primarily principal debtor's liability. The guarantor steps into the shoes of the creditor, ठीक है। तो कौन जूते उठा लेता है? कुछ नहीं, यहां ध्यान दो अभी। so steps into the shoes of the creditor, right? So this is known as the doctrine of subrogation. Now he becomes the creditor and can demand money as a creditor, right? और जो भी right है which Mr. Dalbir had against Mr. Chirag in the form of a creditor, जैसे कि सिक्योरिटी थी, उसीलिए मैंने उसको पिक्चर में लाया। तो सिक्योरिटी सब मेरे हाथ में आ जाएगी, राइट? अब मैं हो गया क्रेडिटर, राइट? सो दैट इज सेक्शन 140,
So sir becomes technically the new creditor and has all the rights of that a creditor has against the debtor. Now coming to the second part, ये सारे जुड़े हुए sections है, right? Now we'll go to 145. So second one is section 145. Section 145 क्या है? Implied contract of indemnity, right? So Mr. X took a loan from Mr. Y, sir being the guarantor, right? लोन का अमाउंट भी बता दे रहे हैं, ₹10,000. डायरेक्शन एरो का थोड़ा रॉन्ग हो गया, चेंज कर देते हैं, राइट? मिस्टर एक्स ने लोन ले लिया मिस्टर वाई से, तो सर गारंटर थे ₹10,000. so sir is the guarantor, Mr. Y is the creditor, and Mr. X is whom? Mr. X is who? The principal debtor, right? So when sir makes the payment to Mr. Y, there's this implied contract of indemnity that we had studied long ago, हजारों साल पहले हमने पढ़ा था, right? When we start this chapter, as per section 145, the principal debtor has to indemnify the guarantor for the loss caused to him. This is based on the doctrine of equity, right? So the principal debtor needs to indemnify the guarantor for the detriment caused to him. Technically, यहाँ क्या हो रहा है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं, द अमाउंट पेड बाय द गारंटर टू बाई कौन? क्रेडिटर. चलिए, तो यहाँ अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लें, the principal debtor needs to indemnify the guarantor for the detriment caused to him. किसको भाई? guarantor को. the amount paid by the guarantor to the creditor. तो ये हो गया 145. ये implied contract है, लिखा भी ना हो तो चलेगा, अंडरस्टूड है ये, राइट? एक बात बताओ, इसके ऊपर मैं एक नानक राम वर्सेस महिंदलाल केस करूंगा आफ्टर वी आर सेटल्ड with all the questions, because it didn't turn up in exam and it is a leading case, one of the most important cases in the contract of guarantee, right? तो यहाँ एक बात बताओ, before I go to that, guarantor फंस रहा है नहीं फंस रहा है सारे transactions में? yes, right? So I'll discuss in detail why he is putting his head to the knife. But one thing for sure, if he is suffering any kind of damage, Mr. Principal Debtor needs to make good the damage caused to him under section 145. आई बात समझ, right? So that is pretty simple. Now moving ahead, ये वन पार्ट हो गया हमारा. क्या था हेडिंग? ठीक है, तो हेडिंग था हमारा राइट्स ऑफ द श्योरिटी एज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. अब दूसरा राइट क्या है? एज अगेंस्ट को श्योरिटीज. ये मस्त है, राइट? सो
एज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर हो गया। अब हम करेंगे एज अगेंस्ट को श्योरिटीज। नाउ दिस इज रियली अमेजिंग। एज अगेंस्ट को श्योरिटीज, चलिए तो एज अगेंस्ट को श्योरिटी पहली चीज हम देखते हैं यहाँ कि एज अगेंस्ट को श्योरिटी की बात हो रही है, राइट। So we won't try to include 144. 144 we learned that if one of the co-sureties fails to join, then the other co-sureties are discharged, right? तो वो हम लोग यहाँ नहीं ले रहे हैं because that is not as against co-surety. Technically it is as against creditor. I'll not, if others have not joined or someone has not joined, I will be not liable. तो यहाँ हम लोग खाली कवर करेंगे हमारा 146 और 147, राइट। अगर 146 पे जाते हैं पहले, तो section 146, what does it say, right? Coming to section 146, now 146, इसमें सब में एग्जाम्पल लगेगा, थोड़ा मैथ्स लगेगा, बहुत मजा आएगा। section 146, what does it say? If the co-sureties are, या हम लोग एक सेकेंड देख लेते हैं, द co-sureties are, आर नहीं आएगा, द co-sureties are, फिर से आ गया, bound by a contract, just reframe it, the sum not specified, sum not specified, right? Then what will be the liability of among co-sureties? चलिए जल्दी जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ, एक थी ऐश्वर्या, स्पेलिंग पे मत जाओ, मेरे स्पेलिंग आधे टाइम गलत रहते हैं, तो राइट। सो ओवर हियर ऐश्वर्या गिव्स अ लोन, किसको देते हैं भाई, कोई है सलमान करके, उनको देते हैं। ऐश्वर्या गिव्स अ लोन टू सलमान, ठीक है। तो यहाँ को श्योरिटीज को कितने कितने भाई, अमाउंट कितनी वो भी बता देते हैं, रुपीज 45 crores, राइट। बड़ा अमाउंट है लोन का, ठीक है। सो ओवर हियर हु आर द को श्योरिटीज, ऑब्वियसली बड़ी अमाउंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, देयर मे बी मोर देन वन श्योरिटी, सो the among themselves they are termed as co-sureties. So let us write over here कि ऋतिक है, ठीक है, फिर शाहरुख को डाल देते हैं, फिर कोई नवाज को डाल देते हैं, राइट। So we have three co-sureties over here. Now as the amount is, nothing is being specified, right? जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा था, को-श्योरिटी की लायबिलिटी स्पेसिफाई नहीं की थी, सो द को-श्योरिटीज, अगर मानो, अगर हम लोग पार्टीज आइडेंटिफाई कर ले, ऐश्वर्या गेव अ लोन टू सलमान, तो ऐश्वर्या कौन है भाई, क्रेडिटर, सलमान कौन है, प्रिंसिपल डेटर, ये कौन है हमारे सब बंदे, को-श्योरिटीज, राइट। सो इफ the principal debtor defaults, the co-sureties are liable to contribute, कैसे भाई, equally
co-sureties are liable to contribute equally. ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, so Ritik, Shahrukh and Nawaz has to bear the amount 15 CR each, right? बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, right? Now coming to the other part 147, तो ये एक राइट हो गया that if anyone is asked to pay more, if let us say Ritik is asked to pay a greater amount, Ritik will say I will not pay as the sum was not decided, we have to share it equally, right? तो ये एक राइट हो गया उनका as against co-surety। दूसरा है सेक्शन 147, राइट? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट अस से the amount is specified or the ratio is specified, right? Then how it will work? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। let us say we have one, मिस्टर के बहुत केस हो गए, राइट? वन मिस पार्वती, there is one Miss Parvati, right? Now Parvati has given a loan of rupees 30,000, right? To whom? One Miss Carla, right? Parvati has given a loan of 30,000 to one Miss Carla. Sureties कौन है? Sureties we have three. Some people, one Mr. Bhavesh is there as surety, one Mr. Sunil is there as surety, and one Mr. Chirag is there as a surety, right? लेकिन तीनों ने अलग अलग अमाउंट डाले हैं, right? So Bhavesh has stated his maximum limit of covering the loan would be say 30,000. सुनील जी ने बोला वो कवर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ से 20,000. चिराग जी ने बोला he'll bear it to the extent of 5,000. ये रेशियो में भी डाल सकते हो अगर आप देखो तो, राइट? सो इट कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, राइट? कि भाई the liabilities would be set in the ratio of 5:3:2. that is one alternate way that we may find, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, तो बहुत इजी सा बताता हूँ। 147 पे लेट मी टेल यू टिल डेट नो क्वेश्चन हैज अराइज्ड ऑन 147, but we'll quickly do it. Let us say Carla was successful in paying. Carla paid rupees 15,000. तो डिफॉल्ट अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज हाउ मच? 15,000 पे कर दी, तो हाउ मच इज डिफॉल्ट? बाई 15,000, ठीक है। सो हाउ विल डिवाइड दिस 15,000 भैया, राइट? दिस 15,000 आप कैसे डिवाइड करोगे भावेश, सुनील और चिराग के बीच में? 147 talks about this really nice thing and funny thing that even though the co-sureties are obligated by different sums, they are supposed to contribute equally, right? So equal contribution आ जाएगा, यानी rupees 5,000 each in this case, right? तो हाँ, आप भी सोच में पड़ गए होगे यार ये कैसे हो रहा है। डन। तो इसमें सिनेरियो 1 बहुत मजा आएगा। इसमें सिनेरियो 1 कार्ला पेड दिस मच। सिनेरियो 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। लेट अस से कार्ला इज एबल टू पे ओनली 5,000। कार्ला पेड कितना भाई? 5,000, राइट? तो अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना आ गया?
30 में से 5 निकला 25, तो अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज ₹25,000, राइट। इक्वली डिवाइड करो 3 पार्टीज के बीच में, राइट। सो इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्या आएगा हमारा 8 3 24, और तो 8,333.33 ईच की लायबिलिटी आनी चाहिए एज पर द रूल ऑफ 147। लेकिन चिराग सर ने तो बोला ही है that his liability would not exceed 5,000, so he'll pay his 5,000 and move out। फंस गए, कैसे करेंगे, तो लायबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो फर्स्ट मिस्टर चिराग विल पे ₹5,000, मैक्सिमम लिमिट एक्सीड होगी तो मिस्टर चिराग इज नॉट लायबल बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट, तो 5,000 वो पे कर देंगे। अब बचा कितना रेसिड्यू अमाउंट, रेसिड्यू अमाउंट इज ₹20,000। ये दो पार्टीज के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म वर्क्स। एंड इज इट टचिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अदर टू गाइस, द आंसर इज नो, इट इज नॉट टचिंग द मैक्सिमम लिमिट। सो भावेश कितना पे करेगा, ₹10,000 विल पे भावेश, सम भावेश नॉट मी, राइट। सो ₹10,000 बाकी का कौन पे करेगा, सुनील जी पे करेंगे, डन। सो 147 पे अगर हम लोग एक नोट लिखे, यू टू बी वेरी केयरफुल। सो व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग ऑन 147, दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट। एक एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए इसके ऊपर, मजा आ जाए तो, राइट। सो section 147, what does it say? The co-sureties are bound to contribute equally despite having a different liability under the contract, right। so ये याद रखना, the co-sureties are bound to contribute equally, right। ये हमने देखा ऊपर कि भावेश की लायबिलिटी 30,000, सुनील की लायबिलिटी 20, चिराग की लायबिलिटी 5, लेकिन पेमेंट सबने किया क्या 5 ईच, राइट। सो दे आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट इक्वली, राइट। बट एक बात याद रखना, दैट स्टार मार्क कर दो भाई, अरे यार स्टार मार्क कर दो इधर, क्या याद रखना है अपने को, द कोश्योरिटी, और बड़ा कर देते हैं इसको, will not contribute beyond the amount so committed, right। तो हमने देखा था मिस्टर चिराग डिडंट गो बियॉन्ड
5,000 even when the liability went higher, because Carla was able to pay only rupees 5,000, right? आ रही बात समझ? Done. So keep this in mind very clearly. So now let us summarize very quickly. दो पार्ट में ये था क्वेश्चन नंबर 16. Rights of surety. First part as against principal debtor, second part as against co-surety. तो first part में क्या है as against principal debtor में, right? First is section 140, subrogation. The doctrine of subrogation is nothing but stepping into the shoes of, किसी के जूते में घुस जाना, नहीं, not literally. So stepping into the shoes of the creditor, right? ये आ गई बात समझ. तो ये सब्रोगेशन का रूल है 145, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. एज पर सेक्शन 145 प्रिंसिपल डेटर करो तुम इंडेमिनिफाई, ये हमारा रूल है एज पर सेक्शन 145, राइट? एज अगेंस्ट को श्योरिटी, ये हमने पढ़ा 146 एंड 147, राइट? अगर आप देखें तो 146 के अंदर क्या था? इफ द को श्योरिटीज आर बाउंड by a contract and the sum is not specified, everyone is bound to contribute equally. अगर आप देखें तो मैं यहाँ फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ, contribute equally, right? But if the amount is specified, जैसे इस केस में हुआ था भावेश सुनील चिराग, still they are bound to contribute equally, right? So that is a wonderful thing that you need to understand in this question, राइट? सो यही इक्वली के चक्कर में और एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ. वन मोर पॉइंट कैन बी एडेड एज अगेंस्ट को श्योरिटीज में, राइट? सो 146 वी हैव डन, 147 वी हैव डन, राइट? सो देयर इज वन सब पार्ट ऑफ 146 देन कैन बी पुट ओवर हियर. यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द थर्ड पॉइंट टेक्निकली, सो यू कैन राइट ओवर हियर. सेक्शन 146, राइट? इसका एक सब पार्ट है ये. सेक्शन 146 2 है शायद ये, if I recollect. So you can just write section 146 over here. Right to share securities, right? What does it mean? This is pretty simple. Again, the doctrine is equity, as we all noticed. Let us say ऊपर कौन सी पार्टीज थी भाई, सेम ले लेते हैं, नाम याद नहीं आता, शॉर्टेज हो गया नाम का. हाँ, पार्वती एंड कार्ला, ठीक है? सो लेट अस से मिस पार्वती gave a loan to Miss Carla. तीन पार्टीज, तीन सिक्योरिटीज थे. कौन थे? भावेश, मिस्टर सुनील जी एंड चिराग जी, राइट? सो Miss Parvati is the creditor, gave a loan of rupees 25,000, right? थोड़ा नंबर चेंज कर देते हैं. Carla was the principal debtor, she wasn't able to pay, so the co-surety is paid. The co-surety is paid. और इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल देते हैं, because right to share securities आ गया. So Carla has obviously given certain securities, let us say securities worth rupees 9,000 were given by Carla to पार्वती, ठीक है? पार्वती जी को क्या दिया गया था? 9,000 के सिक्योरिटीज, फर्नीचर समझ लो, शेयर समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है? तो सिक्योरिटीज दी थी, राइट? सो इन दिस केस when these guys, who
Mr. Bhavesh, Sunil, and Chirag, right? They've paid the amount of loan that to Parvati ji that Carla did owe. So Parvati ji को amount pay कर दिया. Amount of how much paid, कितना पे किया माता रानी को 25,000 पे कर दिया, right? So is Parvati discharged? Yes, she is discharged. She moves out. Doctrine of subrogation याद करो section 140. The co-sureties, that is the guarantor in this case, steps into the shoes of the कौन भाई creditor. So creditor moves out. These three guys now become the creditor, right? तो हम लोगों ने हाथ जोड़ के पेमेंट कर दिया, बन गए क्रेडिटर. नाउ जो सिक्योरिटी मिला है, दिस 9,000 सिक्योरिटी वुड बी equally divided among these three parties, right to share securities. और यहां आ जाएगा equally, क्योंकि अगर आप देखो this is again in sync with section 146 and 147. Section 146 very clearly states if the sum is not specified, they have to share it equally. The liability in 147 says even if the sum is not equal, they will make payment equally. तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब पेमेंट हो रहा है इक्वली, तब राइट टू शेयर सिक्योरिटीज भी होगा इक्वली, राइट? सो दिस concludes our question. Very quick revision. If you notice, first part of the question was right against the principal debtor. Doctrine of subrogation, he steps into the shoes of the creditor, has all the rights of the creditor as against the principal debtor. Implied contract of indemnity, when the guarantor makes full payment and discharges the creditor, then he steps into the shoes of the creditor. 140 हो गया था. 145 में क्या आएगा? That there is implied contract of indemnity that the principal debtor will satisfy the guarantor, यानी indemnify the guarantor for the loss so caused, the detriment caused. ठीक है. आगे against co-sureties, section 146 talks about sharing it equally when the amount is not specified. 147 says share it equally, right? Share it equally even when the amount is different. 146 फिर से एक सब पार्ट पे आते हैं which says if any securities are procured by the co-sureties after satisfying the creditor, then such securities should be shared equally among the co-sureties.